हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन एक्सप्लेन्ड। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल के अंदर होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कस कर रही थी, तो उसके पैरेलल में हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी होती जा रही थी जो कांग्रेस के ऊपर हिंदुओं को लेके भी प्रेशर बना रही थी। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती थी तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मानती थी, और कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, इसका टैग तो ऑलरेडी कांग्रेस के ऊपर था ही। तो कांग्रेस कुल मिला के बीच में फंसी पड़ी थी, और इस चीज का पूरा फायदा जो हुआ वो मुस्लिम लीग को हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो मुस्लिम थे वो अपनी तरफ जोड़े। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कांग्रेस के ऊपर। इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी कि 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट उतारे सब के सब हिंदू उतारे, और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो कांग्रेस से नाराज हो गई थी। तो अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट मिलने लगा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेती है। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर दिया कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें हमारा हक चाहिए। ये जो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे खैबर पख्तून भी कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको जोड़ के एक स्टेट बना दो। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी थी। ये याद रखिएगा कि सेपरेट स्टेट की डिमांड की है, सेपरेट कंट्री की डिमांड नहीं की है। ह्यूज स्टेट कैसे बना सकते हैं? थोड़ी देर में आएगी आगे। और ये जो पाकिस्तान वर्ड था, पहली बार ये वर्ड जो था वो भी इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर। नाम चौधरी था, चौधरी पहला नाम पहली बार इन्होंने पाकिस्तान नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया था इसको। ये पहली बार था जब ये वर्ड लोगों के सामने आया था। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी, और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान जो जिन्ना के बहुत ही खास थे, ये लंदन में जाते हैं। ये जाके वहां पे जिन्ना से जाके मिलते हैं, और कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे लियाकत अली खान और जिन्ना ने ये डिस्कशन किया था कि जिन्ना को वापस इंडिया में आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद एक अलग मुस्लिम देश की डिमांड रखनी चाहिए जिसको 100% मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा। ये प्लान लंदन के अंदर डिस्कस हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में यानी कि अप्रैल 1934 ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर के में जाके बैठ के पढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग क्या ज्वाइन बात करते है। हैं, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इस बार जब जिन्ना इंडिया आए थे, अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया था। एकदम बदले हुए जिन्ना इंडिया वापस आए थे, और उनका जो पॉलिटिकल स्टांस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। इन्होंने मुस्लिम लीग जो थी उसको पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की उसकी, और बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश चाहिए होगा। जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने इंडिया के एक एक मुस्लिम को ये समझाना चालू किया। तो सारे मुस्लिम्स को अगर नहीं रह सकते तो क्यों नहीं लेके गए? जो कांग्रेस है ये यूनाइटेड सेकुलर इंडिया के नाम पे मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं देगी, सारी जो पावर है वो हिंदुओं के हाथ में रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1935 आते आते ये जो अंग्रेज थे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इंडिया के अंदर कि इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, और इन्होंने मजबूरी में इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले लिमिटेड लोग ही वोट कर पाते थे, तो इस एक्ट में वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, सबको कर दिया क्या वोट? वो ये थी कि इलेक्शन में कौन वोट करेगा, उनके जो नंबर्स हैं, आम जनता के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे। अब इस एक्ट के आने के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें करीब 30 to 35 मिलियन इंडियन वोटर जो थे वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो गए थे, जिसमें यह था कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए उसको, कुछ लैंड अगर उसके नाम पे हो तो वो वोट कर सकता है। तो कुल मिला के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसमें मोटा मोटी ये था कि पूरे इंडिया के स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब इलेक्शन लड़ेंगे, और जो जीतेगा वो उस स्टेट के अंदर चलाएगा, और उसके साथ साथ एक अपना ये गवर्नर भी रख देंगे उस स्टेट के अंदर। तो ये प्लान था इनका। और इस एक्ट को लाने के बाद नेक्स्ट ईयर 1936 में ये जो अंग्रेज थे ये इलेक्शन करवाते हैं। टोटल 1585 सीट्स पे इलेक्शन होने थे, और इस इलेक्शन में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थी, इन सबको बुरी तरीके से पीछे करके
कांग्रेस जो थी वो 707 सीट्स पे जीत जाती है और मुस्लिम लीग जो थी वो सिर्फ 106 सीटें जीतती है। यहाँ तक कि हाल ये हो गया था इस इलेक्शन में कि जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्व थी, तो कांग्रेस ने वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को हरा दिया था। और इस इलेक्शन के बाद एक चीज साफ हो गई थी कि इंडिया के अंदर सारे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं है। और ये जो इलेक्शन हुए थे ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर थे। मुस्लिम लीग बिल्कुल खुश नहीं थी। कट्टरवाद हो गया फिर यहाँ वो। से मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेती है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना स्टांस बदलती है मुस्लिम लीग। क्या अब करती इसके है? बाद ईयर पता नहीं, आता है कट्टरवाद करती है 1939 और इस ईयर में एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एकदम अलग रास्ता चुनती है। एक्चुअली होता क्या है कि इस साल ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की लीडरशिप से पूछे अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो चीज थी इसको सुन के कांग्रेस जो थी वो गुस्सा हो जाती है कि हमसे बिना अब पूछे भेजते आप तो हमारा और हमारे सोल्जर्स का भेजना जो ही नहीं पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वॉर में करवा रहे हो। और कांग्रेस ने कहा कि हम एक शर्त पे वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, अगर आप ये प्रॉमिस करो कि वॉर जब खत्म हो जाएगी तो वहां से आने के बाद आप हमें आजादी दे दोगे। लेकिन इस चीज के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो हाँ नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसी टाइम पे जितने ये 707 लीडर इनके इलेक्शन में जीत के आए थे कांग्रेस पार्टी के, जो स्टेट चला रहे थे, उन सबसे रिजाइन मरवा देती है ताकि काम सारे रुक जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने इसमें कई तरीके के ऑफर भी दिए कि कुछ लिमिटेड पावर हम देंगे आपको, जिसको अगस्त ऑफर वगैरह भी बोला जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी हम साथ देंगे। इसके बाद क्रिप्स कमीशन वगैरह बहुत सारी चीजें आई, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पे अड़ी रही। कांग्रेस का ये मानना था कि ये एग्जैक्ट सही टाइम है ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना के आजादी लेने का। और इसी टाइम पे कांग्रेस ने अपने आंदोलन जो है वो बहुत तेज कर दिए थे। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो शुरू कर दिया था। मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने सोचा कि ये एकदम सही टाइम है कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे सपोर्ट करो जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और जब वॉर खत्म होगी और हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हमें भी फेवर करेंगे। जैसे वो पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे, इन सारी चीजों को लेके वो फेवर करेंगे। तो मुस्लिम लीग, जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जाता था कि ये ब्रिटिशर्स की बहुत ही लॉयल है, तो फिर सारे मुस्लिम्स गए लड़ने। अनकंडीशनल सपोर्ट ब्रिटिशर्स को इस टाइम पे दे देती है। हिंदू महासभा यहाँ पे कहती है कि अगर मुस्लिम लीग जो है वो अपनी सीट नहीं छोड़ रही है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने भी अपनी सीट नहीं छोड़ी और अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी सबने रिजाइन कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आधे से ज्यादा लीडर जो थे वो जेल के अंदर थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पे थी और इसी टाइम पे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो थे बहुत ही स्ट्रांग हुए थे और दोनों ग्रुप आपस में खुल के लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और उधर हिंदू महासभा का कहना था कि हम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। हिंदू महासभा कह रही थी कि हिंदुओं के इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक मुस्लिम्स हमारी बात नहीं मानेंगे, और मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट तब तक प्रोटेक्ट नहीं होंगे जब तक हिंदू हमारी बात नहीं मानेंगे। कांग्रेस जो सेकुलरिज्म की बात करती थी उसकी आधी से ज्यादा लीडरशिप पावर से बाहर थी और आधी जेल में थी। तो इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दंगे भी बहुत तेज हो गए थे और ये जो सिचुएशन थी इसने इंडिया को पार्टीशन की तरफ बहुत तेजी से ढकेल दिया था। मुस्लिम लीग के लिए अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था इंडिया के मुस्लिम्स को कन्विंस करना कि मुस्लिम और हिंदू जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। और इस सारी जद्दोजहद के बाद सारे क्यों नहीं गए होना था। इस सेशन में इन्होंने अब ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास करके अनाउंस कर दिया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए तभी तो हमारे देश में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पंजाब, सिंध, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम, ये सबको मिला के हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस तो पहले से ही कहती आ रही थी कि इंडिया का पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात पेड़ी हुई थी और एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। यूके बहुत वीक हो चुका था और यूएस और यूएन से भी यूके के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि आपकी जितनी भी कॉलोनीज हैं उनको आप छोड़ दो। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी यूएसए से प्रेशर आ रहा था, ये लोग नहीं देखते और यूएसए के पीछे पड़े रहते हैं सब। हुए थे कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो उल्टा हमें भी नहीं पता था अटैक ना कर दें। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ईयर में यानी कि 1945 में यूके की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी थी और यूके का इंडिया से निकलने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं बचा था। तो यूके चाहता था कि इससे पहले कि नाम खराब हो, हम पे अटैक करें, हम पे मार के हमें निकालें, इससे बढ़िया खुद ही हमें निकल जाना चाहिए। और सेम टाइम पे ये जो वॉर खत्म हुई थी यूके के अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो जाती है। अब लेबर पार्टी जीत के गवर्नमेंट में आती है और क्लेमेंट एटली ये पीएम बनते हैं यूके के। और पीएम बनने के बाद 15 मार्च 1945 को एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करते हैं कि यूके अब इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा और इंडिया को छोड़ के वापस चला जाएगा। तो बस चले जाना, उसके बाद हम संभाल लेंगे हमें क्या करना है। दी थी आजादी दे देगा, लेकिन आजादी दे तो दे किसको?
दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मुस्लिम लीग, दूसरा कांग्रेस, जो ज्यादा दोनों पावरफुल है। एकदम अलग-अलग कांग्रेस रास्ते में, कोई अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। बड़ी मुस्लिम उसको लीग देखे जैसे चले आपको जा पता रहे है हैं। कि वो पहले से ही कहती आ रही है कि हम इंडिया के सारे मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो टुकड़े कांग्रेस करके कह जाना रही है चाहते कि थे ना इंडिया के अंदर जितने कि हमें भी तुम लोग निकाल रहे हो, तुम तुम्हें तोड़ के हिंदू, जाएंगे। मुस्लिम सबके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, तो आजादी पर का गलती डिस्कशन अपनी है। होना किससे है, जब हम इकट्ठे और रह ही किस नहीं सके तो तरीके क्या से कर होना है, सकते हो? इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो अब इसके लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अगले साल यानी कि 1946 के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स एक इलेक्शन करवाने की बात करते हैं। और इलेक्शन करवाने के पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था कि अंग्रेज चाहते थे इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ग्राउंड लेवल पे लोगों का सपोर्ट किस तरीके का है, लोग क्या चाहते हैं। और इस इलेक्शन को कराने के पीछे एक और रीजन था कि ये मुस्लिम लीग जो अलग पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड कर रही है, लोगों में ये डिमांड कितनी स्ट्रांग है, और कांग्रेस ये जो सेकुलर और यूनाइटेड भारत की बात कर रही है, इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों के बीच में। तो कहने इलेक्शन का में क्या मतलब है हुआ? कि इस इलेक्शन से यूके ये समझना चाहता था कि जब वो इंडिया को छोड़ के जाएंगे तो किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किसको क्या और तुम्हें देना क्या होगा, लेना है? पार्टीशन तुम्हें बड़े होगा या फिक्र है नहीं इंडिया होगा, रूल करे थे होगा ना, तो किस पावर तरीके उनके पास थी। इसको तो जाओ लेके छोड़ clarity के। आएगी। ये जो तुम्हें क्या election लेना, होना उसके बाद था, क्या होता? ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक डायरेक्ट कंपटीशन था, जिसमें कांग्रेस जो थी वो वोट मांग रही थी एक सेकुलर यूनाइटेड इंडिया के नाम पे, जहां पे हिंदू और मुस्लिम सब अखंड साथ में भारत। रहेंगे। और मुस्लिम लीग जो है वो वोट मांग रही थी एक अलग मुस्लिम देश बनाने के नाम पे। और फिर इलेक्शन करवाए जाते हैं, और इलेक्शन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है। क्या और आता है? रिजल्ट बहुत हैरानी वाले थे। क्या? कांग्रेस हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में जीत जाती है। 1585 सीट्स में से 923 सीट्स कांग्रेस को मिल जाती हैं। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम रिजर्व एरिया थे, उसमें उसको 90% से ज्यादा वोट मिले थे। टोटल 482 सीट्स में से 425 सीट्स मुस्लिम लीग बड़े हो गया आराम काम? से जीत गई थी। मतलब कि इस इलेक्शन से साफ हो हो गया गया change। था कि मुस्लिम लीग जो सारे है वही इंडिया के मुस्लिम्स का की वही दिमाग असली हो गया। रिप्रेजेंटेटिव है। हो और गया इस change। इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को रियलाइज हो गया था साथ कि नहीं रहना अब चाहते इंडिया का थे। पार्टीशन हो के रहेगा। मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स decide ने किया, हमें कि साथ नहीं दोनों रहना। पार्टी जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनको मिला के एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ने उसमें काम ही नहीं होने दिया। जिन्ना देखा? अलग देश की डिमांड पे पूरी तरीके क्योंकि से उसको बनना है और ना। नेहरू जो थे वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी इंडिया से निकलने था, लेकिन फिर से कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा था। तो यूके ने क्या किया, यूके ने अपने 3 कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया भेजे ताकि इंडिया के अंदर एक सोल्यूशन निकाला जा सके, और इसको कैबिनेट कमीशन बोला गया। तो अब 24 मार्च 1946 को यूके से ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर हमें जो थे, शर्म वो आनी इंडिया चाहिए जो पहुंच हमने जाते हैं हरकतें ताकि करी ये डिसाइड हो अपने ही सके कि देश कैसे में। आगे इंडिया के अंदर सरकारें चलेंगी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती और क्या है, दादे बन के constitution आगे कैसा वो। होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, ये काम इनका था। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, 3 से 4 वीक तक मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीडर्स के साथ, हर एक लीडर के साथ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। जिन्ना और गलती नेहरू तो अपनी दोनों हुई ना अपनी फिर। बात पे अड़े हुए थे, और ब्रिटिशर्स जो थे वो जल्दी से जल्दी इंडिया से निकलना चाह रहे थे। वही तो तो। कैबिनेट मिशन जो आया था वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अच्छा, तोड़ इसने लो फिर। 16 मई 1946 को खुद से अनाउंस कर दिया कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हो, तो इंडिया को आजादी कैसे मिलेगी उसका प्लान जो है वो हम खुद से बना के आपको दे रहे हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद कैबिनेट मिशन जो था उसने अपना एक प्लान बना के पब्लिश कर दिया। इस प्लान के अंदर सबसे पहली चीज कही गई कि इंडिया का कोई भी पार्टीशन नहीं होगा। ओह, दूसरी चीज इसमें इन्होंने कही कि तो अच्छा कम्युनल है। रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। और वाह। फिर इसके बाद इन्होंने ये 3 तो अच्छा है। रिकमेंडेशन देके एक प्लान समझाया, जिसमें इन्होंने 3 चीजों के ऊपर बात करी, जिसमें प्रोविंशियल तो यही आगे को खुद ही तोड़ा है। खुद ही तोड़ा फिर। मुसलमानों ने तोड़ स्टेट के दिया। बारे में बताया था। तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी उसके बारे में बताया था। इन्होंने तो पहला कोशिश point, की है ब्रिटिशर्स ने, हम provincial इनको यानी कि बदनाम states करते हैं की फिर। जो ग्रुपिंग थी कि ये इंडिया के जितने स्टेट्स हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में इन्होंने रखे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। ग्रुप बी में रखे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और ग्रुप सी में इन्होंने रखे बंगाल और असम। अब अगर ये तीनों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप नोटिस करोगे कि ग्रुप ए जो है उसमें हिंदू मेजोरिटी वाले स्टेट्स हैं, और ग्रुप बी और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। तो उससे इसके क्या? साथ साथ इसमें इन्होंने कहा कि जितने भी हमने स्टेट्स डिवाइड किए हैं, यानी कि प्रोविंस डिवाइड किए हैं, ये अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर सब मिलकर हेलो। पूरे देश का यहाँ बेड़ा गर्क हो गया। तो कर दिए, बेसिकली 3 टुकड़े हो गए। अनडिवाइडेड इंडिया था, इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ना रखे 3 टियर सिस्टम बना दिया। ये क्या हुआ? सबसे पहले सेंट्रल Divide कर गवर्नमेंट, दिया। उसके बाद ग्रुप्स होंगे और उसके बाद तो states division होंगे। फिर कैसे सेंट्रल करेंगे गवर्नमेंट वो? के हाथ में सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर
और कम्युनिकेशन होगा। बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी स्टेट ऐसे जो है थोड़ी वो देश डिसाइड चलता कर है। लेगा। और ये जो पूरा सिस्टम बना के अंग्रेजों ने भेजा था, इस पूरे सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत वीक हो गई थी, स्टेट्स के पास ज्यादा पावर आ गई थी। और इसके बाद इसमें एक चीज और इन्होंने कह दी थी कि 5 साल जब हो जाएंगे तो कोई भी स्टेट चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जा सकता है। और ये जो और भी बाकी बचे हुए कंफ्यूजन प्रिंसली स्टेट थे, ये चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या फिर इंडिया के साथ मिल जाए। और तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का, उसमें कौन कौन होगा। उसमें इन्होंने ये कहा कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उस कम्युनिटी के उतने ही मेंबर आएंगे, ताकि हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब इसमें पाकिस्तान बनाने की जो डिमांड थी वो तो पूरी तरीके से हट गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिन्ना जो थे वो इस प्लान के लिए एग्री कर गए थे। और वो इसलिए कर गए क्योंकि जो पाकिस्तान वो डिमांड कर रहे थे उनको उससे भी बड़ा पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर बनता हुआ दिख रहा था। इसमें रूल था कि 5 साल बाद जो ग्रुप जो चाहेगा, जहां से जहां मूव करना चाहेगा कर सकता है। तो जिन्ना ने सोचा कि आगे चल के सेंटर के हाथ में तो ज्यादा पावर है नहीं, तो अपना और बड़ा पाकिस्तान बनाने में आसानी होगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को पकड़ लिया था। कांग्रेस ने कहा कि चलो बाकी सारी चीजें तो इसमें सही है कि आप इंडिया को डिवाइड नहीं कर रहे हो, 3 ग्रुप में आपने बना दिया है, बस इसमें 1-2 चीजें चेंज करनी होंगी। एक तो ये जो आपने ग्रुप बनाया, यानी कि जो 3 ग्रुप बनाए आपने स्टेट्स को डिवाइड किया है, इसमें किसी भी स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में रहेगा। ये चीज बोली कांग्रेस ने। कांग्रेस के हिसाब से ये होना चाहिए कि जो आपने 3 ग्रुप बनाए हैं, कोई स्टेट किसी भी ग्रुप में जाना चाहे तो वो कर सके, इसको मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अब ये चीज अगर हो जाती तो इससे जिन्ना का जो सपना था वो टूटता हुआ दिख रहा था। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि ये जो आपने सेंटर के हाथ में पावर दी है बहुत ही कम दी है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए सेंटर को, क्योंकि अभी भले ही आप यूनाइटेड इंडिया बना दे रहे हो, लेकिन अगर सेंटर के हाथ में पावर नहीं होगी तो आगे चल के देश टूटेगा, क्योंकि स्टेट जो है वो अपनी मनमानी करेंगी। अब कांग्रेस की ये जो 2 डिमांड थी, इसको लेके ब्रिटिशर्स काफी हद तक एग्री हो गए थे, लेकिन जिन्ना जो थे उनका प्लान जो था वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था इन सब चीजों को करने से। तो जिन्ना जो थे, जो इन्होंने पहले हाँ कर दिया था, वो इस कैबिनेट मिशन से जो पूरा प्लान था इससे बैकआउट कर देते हैं। अब मुस्लिम लीग अगर बैकआउट कर देती है और कांग्रेस भी नहीं मान रही थी, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको आके ज्वाइन करिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करिए, बाकी चीजों पे डिस्कशन हो जाएगा। तो कांग्रेस तो ब्रिटिशर्स की बात मान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह में काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी वो अब एकदम अलग रास्ते पे निकल जाती है। जिन्ना जो थे वो गुस्सा होके 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये मुस्लिम्स की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। कौन सी जेन्युइन डिमांड है तुम्हारी? हमारी बात नहीं मानी तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के रास्ते हम अपना हक लेंगे। अभी डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या था उस पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं समझ में आया था, वो आगे चल के अभी समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि 16 अगस्त को सारे मुस्लिमों को वो रोड पे उतरने को कह रहे थे। उस टाइम पे बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो पावर में थी। हुसैन शहीद ये बंगाल को हेड कर रहे थे, शुरू करने गंद मचाना। तो इन्होंने क्या किया था, एक स्टार ऑफ इंडिया नाम से न्यूज़पेपर था, इन्हीं के एमएलए का था, तो इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान था कि क्या क्या होगा और वो सारी चीजें लोगों पे पहुंचाने के लिए इसी अखबार में पूरा का पूरा प्लान पब्लिश कर देते हैं, ताकि मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर हैं वो इकट्ठा हो जाएं। अब इसके बाद 16 अगस्त की जब डेट आती है, इस दिन बंगाल के अंदर हुसैन शहीद जो कि हेड कर रहे थे वो पुलिस को हटा देते हैं। पुलिस उस टाइम पे होती नहीं है। अब इसमें बोला तो ये गया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट में दंगे होते हैं। इस चीज को द ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। हजारों लोगों की जान गई। फिर धीरे धीरे करके इंडिया के बाकी जगह पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। पूरे इंडिया के अंदर लोग इन्होंने क्या शुरू निकाल काट रहे थे। और ये दंगे सिर्फ वो एक दिन की बात नहीं थी, ये दंगे कॉन्टिन्यूअसली चलते रहते हैं, अगले 1 साल तक चलते रहते हैं और डेली 200 से 300 लोगों की और इंडिपेंडेंस मिलते 1 साल और हो गया। जिन्ना के इस डायरेक्ट एक्शन डे को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन ये जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने कराया था, इसकी वजह से कांग्रेस के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी थी। लोग रोड पे आ गए थे। अब कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही थी और कांग्रेस के पास दिक्कत ये थी कि दंगे रोकने के लिए वो खुद तो पावर में थी नहीं। अंग्रेज जो थे वो जल्दी से जल्दी इस पे डिसीजन लेके भागना चाहते थे और
अगर तोड़ो हमें क्या तभी तुम्हारा जब इंडिया का कर पार्टीशन लेना। होगा। जिन्ना अपनी बात पे अड़े हुए थे कि वो पूरी मुस्लिम कौम के रिप्रेजेंटेटिव है और उनको एक अलग पाकिस्तान चाहिए। हाँ, तो लेते जिन्ना जब पाकिस्तान कहते थे कि सबको मैं ले जाते इंडिया ना के फिर। सारे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो कांग्रेस में कई सारे मुस्लिम लीडर थे जैसे मौलाना अबुल कलाम। तो ये लोग कहते थे कि जिन्ना ये मजाक वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करें, फिर हम लोग घरों में जाके बैठ जाएं। अब देखिए हो ये रहा था कि डेली लोग मर रहे थे, इंडिया में हर तरफ कम्युनल टेंशन फैल चुकी थी। अब इससे निपटने के लिए एक ही सोल्यूशन था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक एग्रीमेंट में आए, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए थे। तो ये दोनों जल्दी से कोई डिसीजन लें। इससे निपटने के लिए यूके के जो पीएम थे क्लेमेंट एटली, इन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक अनाउंसमेंट की कि बहुत हो गया, चाहे अब इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं ये एग्रीमेंट में आए चाहे ना आए, 30 जून 1948 को हम लोग पावर ट्रांसफर करके ठीक इंडिया है, से चले चलो अब जाएंगे। करते फिर रहो। उसके बाद इंडिया के अंदर कुछ ये तो भी हो, ठीक है, उसके यही जिम्मेदार करना हम नहीं चाहिए था होंगे। इन्हें। इन्होंने उस समय कह दिया था कि इंडिया के जितने भी चले states जाना हैं, चाहिए था हम इन्हें। सबको अपना इंडिपेंडेंट करके निपटाते चले रहेंगे। जाएंगे। इसको बैल्कन प्लान भी बोलते हैं। इससे नेहरू जी और जिन्ना दोनों परेशान हो गए। नेहरू जी कह रहे थे कि कहा हम 2 देश बांटने को रेडी नहीं है, आप इतने सारे टुकड़े करने की बात कर रहे हो। जिन्ना जो थे वो भी 6 प्रोविंस को मिला के एक पाकिस्तान बनाना चाहते थे, और ऐसे में पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे और हर स्टेट का जो लीडर होगा वो छोटे छोटे स्टेट का हेड बन जाएगा। एक्चुअल में तो कहीं ना कहीं इनकी पीएम बनने की भी एस्पिरेशन दोनों थी। को और अंग्रेज ने ये जो भूख डेट थी। दी थी 30 जून 1948 की, अगर जिन्ना और नेहरू अड़े रहते, मानते नहीं और अंग्रेज यहाँ से चले जाते, तो अच्छा। इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अपने आप सेटल हो जगह-जगह पे जाती। दंगे ऑलरेडी हो रहे थे, अपने आप कभी तो शांत होते। Constitution बना नहीं था। हैं? जिन्ना की जिन एरिया में पकड़ती वहां पे क्या होता, कितनी मारकाट होती, क्या सिचुएशन होती, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। तो जब अंग्रेजों ने ये एक स्पेसिफिक डेट दे दी कि हम चले जाएंगे, तो नेहरू जी और जिन्ना दोनों सेम पेज पे आने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ से कांग्रेस जो थी वो भी अब पार्टीशन के ऑप्शन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देती है। क्योंकि उसको भी बनना है प्राइम मिनिस्टर, उसको भी बनना है, देश को तोड़ दो तुम। एक तरह से जिन्ना का ये जो प्लान था डायरेक्ट एक्शन डे का, ये काम सब कामयाब हो गया। कांग्रेस को झुकना पड़ा, क्योंकि दंगे जो थे वो डे बाय डे बढ़ रहे थे। उस टाइम के कांग्रेस के प्रेसिडेंट गांधी जी ने रुकवाए नहीं दंगे कि rather than have a battle we should let them have their Pakistan। और 19 मार्च 1947 को नेहरू जी ने भी ये चीज बोल दी कि पार्टीशन करना पड़ेगा। अब ये जो अनाउंसमेंट की थी अंग्रेजों ने कि ये लोग 30 जून 1948 को चले जाएंगे, उसी अनाउंसमेंट के अगले दिन ये एक काम और करते हैं। वेबल्स जो उस टाइम का इंडिया का वॉइस रॉय था, यूके ने इनको भी हटा दिया कि इतने टाइम से इनको काम दिया गया था कि इंडिया के लीडरों से बात करके कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, और इन्होंने बहुत टाइम खराब कर दिया था। और अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्दी निकलना चाह रहे थे, तो वेबल्स को हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को पहले जाना नहीं चाहते थे, अब जल्दी जाना चाहते थे। भेजा जाता है इस काम को निपटाने के लिए। अब जब पाकिस्तान के डिस्कशन देश के अंदर स्टार्ट होना चालू हुए, तो पंजाब के सिख और बंगाल के हिंदू परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन में पंजाब और बंगाल पूरे पाकिस्तान को चला जाएगा तो हम तो फंस जाएंगे, हम तो बिना कुछ किए ही माइनॉरिटी बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाके। तो ये लोग साफ मना कर रहे थे कि इनको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। और जिन्ना जो थे इनको आराम से समझा के पंजाब और बंगाल जो था वो पूरा लेने की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू हैं, ये पाकिस्तान में आराम से रह सकते हैं, माइनॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको लेके जिन्ना को क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम कंट्री चाहिए, एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया का बंटवारा होगा। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात तब तुम एक साथ रह लोगे, हिंदू और सिख तो फिर बंटवारा क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान में रखने के लिए आराम से तैयार है। तो इसी चीज पे कहा गया कि जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब है। वही तो बोला मैंने, बंटवारा भी लालची। किसी के राइट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के हेड बनने के लिए कर रहे हैं। और अब इसके बाद डेट आती है 3 जून 1947। तो बहुत ही डिटेल डिस्कशन के बाद माउंटबेटन क्या करते हैं, इस डेट को इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग देश बनाने का एक प्लान पब्लिक करते हैं। इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। इसमें माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बना के दोनों देशों को डोमिनियन स्टेटस दिया, मतलब कि देश को आजादी तो मिल जाएगी, इंटरनल मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी गवर्नेंस होगी सब खुद से करी जाएगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे। ये चीज इसलिए की गई थी क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब था उस टाइम पे, दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे, अच्छे बलती आजादी का फिर खराब हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी बना नहीं था, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको सेटअप करने में भी टाइम लगता। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जब तक दोनों कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक उन्हें एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी वजह से जब ईयर 1950 में इंडिया का और 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना,
तब जाके दोनों देशों को पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंडर से हटाया गया। और इसके बाद ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के केस में वोटिंग हो जाएगी। मुस्लिम, हिंदू और सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अलग अलग वोटिंग कर लेंगे कि अगर हिंदू और सिख भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाना तो पंजाब और बंगाल को भी दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदू और सिख जो थे उन्होंने पाकिस्तान की बजाय इंडिया के साथ रहना प्रेफर किया। तो इस केस में पंजाब और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली जो पाकिस्तान था उसके अंडर में सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज का जो खैबर पख्तून है, बहुत कुछ आ गया उनका। बलूचिस्तान, didn't deserve it. वेस्ट पंजाब और सिंध ईस्ट पता नहीं बंगाल। कैसे आ गया, सिंध में बड़े हिंदू बाकी थे। जितना बचा वो सब इंडिया के पास गया। और जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें माउंटबेटन प्लान में ये था कि जो पुराने प्रिंसली स्टेट में बलूचिस्तान ले लेना चाहिए था, वो सब रद्द हो जाएंगे। इंडिया को। और प्रिंसली स्टेट अगर चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना या इंडिया के साथ जुड़ना या इंडिपेंडेंट रहना, ये पूरी तरीके से उनकी मर्जी है। और जब ये पार्टीशन हुआ तो जिस रेजिमेंट के अंदर मुस्लिम सोल्जर्स जो थे वो ज्यादा थे, वो रेजिमेंट पाकिस्तान को दे दी गई। जैसे सिंध रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट जो थी वो पाकिस्तान के पास गई। बाकी इंडियन रेलवे, सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट्स और जो ब्रिटिशर्स का लोन था वो भी इंडिया और पाकिस्तान में बराबर बराबर बांट दिया गया। यहाँ तक कि जो ऑफिस की टेबल, चेयर, टाइपराइटर थी उनको भी आधा 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 कैसे हुआ जब पॉपुलेशन ज्यादा हमारी है, लैंड हमारी ज्यादा है। ये तो प्रॉब्लम पहले थी। जो डेट दी गई थी 30 जून 1948 की, इसको चेंज तो कांग्रेस पागल है ना, व्हाई वाज इट क्वाइट? 1947 को दोनों देशों को आजादी मिलेगी। ये डेट इसलिए रखी थी क्योंकि जापान ने इस डेट को अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था और माउंटबेटन जो थे उस टाइम साउथ ईस्ट एशिया में सुप्रीम कमांडर थे। तो ये डेट जो थी वो यादगार बनाना चाहते थे और बहुत क्लोज नहीं, थी। मगर लोन भी आधा किया फिर ये डेट फिक्स करी थी। इसके बाद माउंटबेटन प्लान में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके जो चेयरमैन है वो रेडक्लिफ होंगे और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहां से जाएगा और किस जगह से जाएगा ये कमेटी वो चीज फिक्स करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर राजा जी ने कहा था कि अच्छा हुआ कि आजादी की जो डेट है वो 30 जून 1948 से चेंज कर दी गई थी, क्योंकि अगर अंग्रेज अगले साल तक के लिए रुकते तो कोई पावर बचती ही नहीं जिसको ट्रांसफर किया जा सकता। इस पूरे माउंटबेटन प्लान को जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के नाम से बहुत ही जल्दबाजी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेके जाया गया और फिर जल्दी जल्दी डिस्कशन करके इस बिल को यूके के पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में पास करके और फिर अगले दिन यूके के जो किंग थे उनसे साइन करा के ये जो बिल था अब ये एक्ट बन जाता है जिसका नाम होता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट के थ्रू हमें आजादी मिली थी। अब इसके तुरंत बाद जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनने के लिए कमीशन बना था उसके चेयरमैन रेडक्लिफ, इनको कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाओ और इसके लिए इनको सिर्फ 3 वीक का टाइम दिया गया। ये जो रेडक्लिफ थे जिनको बॉर्डर बनाने का काम दिया गया था इनको इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो कभी इससे पहले गलती हमारी है यार। और यहाँ तक इनको पंजाब एक्चुअल में पड़ता कहाँ पे है ये तक नहीं पता था। तो इनको इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जियोग्राफी है उसके तो उनको क्या लेना देना, वो ब्रिटिशर्स हैं। इन्होंने क्या किया, राज करने आए थे। इंडिया के मैप को एक पेपर पे मंगवाया और जहां बॉर्डर बनाना था वहां की डिस्ट्रिक्ट कहीं पे भी लाइन मार दो। मुस्लिम पॉपुलेशन का सारा डेटा मंगवाया। फिर ये एक एक डिस्ट्रिक्ट उठा के इन्होंने हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया के हिसाब से बॉर्डर बनाते चले गए और ऐसे करके इन्होंने एक पेपर पे इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए। अब इसके बाद डेट आती है 14 अगस्त 1947, लेकिन अभी तक बॉर्डर कहां पे बनाया जाएगा ये चीज रेडक्लिफ ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की थी, तो किसी को भी नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा कहां पे। अब नेक्स्ट डे 15 अगस्त 1947 यानी कि टेक्निकली 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे के बाद इंडिया और पाकिस्तान की आजादी डिक्लेयर होनी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ नहीं मनाना चाहता था। वो अपनी आइडेंटिटी इंडिया से अलग रखना चाहता था। और इसके साथ साथ माउंटबेटन जो इंडिया के वॉइस रॉय थे उनके लिए भी 15 अगस्त को कराची और दिल्ली में एक साथ आजादी की जो सेरेमनी थी उसको अटेंड करना एक चैलेंज था। तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी और जब ये चीज कर दी गई तो ब्रिटिश अथॉरिटी जो थी उसने भी 14 अगस्त को ही पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस थी उसको अपने रिकॉर्ड में रखा और नेक्स्ट डे 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। The national flag, saffron white and green tricolour, was publicly unfurled. The rest और लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है पार्टीशन में। all rejoicing over the birth खुशी का मौका था उसमें ये किया, ये जो कितनी बड़ी अचीवमेंट होनी थी इंडिया के लिए। गवर्नर थे वो माउंटबेटन को ही बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अभी भी काफी सारे एसेट्स बचे थे, उनका डिवीजन होना था
और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्मूथली पावर ट्रांसफर होने में भी बहुत सारी चीजें थी। तो इन सारी चीजों के लिए एक न्यूट्रल आदमी चाहिए था। तो इन सारी चीजों को देख के इंडिया ने फैसला लिया था कि आजाद भारत के जो गवर्नर जनरल बनेंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ जिन्ना ने खुद को बनाया था गवर्नर जनरल। अब आजादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान का जो एक्चुअल बॉर्डर था रेड क्लिफ, उसको अनाउंस कर देते हैं। अब उस टाइम पे इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी, तो कई जगह पे तो ऐसा हुआ कि लोग अपना काम कर रहे थे तो कोई आके जाके बताता था कि यहाँ से अब घर छोड़ के चलना पड़ेगा, अब ये इंडिया नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान हो गया। ये जो इस टाइम पे हर किसी को पावर लेने की जल्दी थी, किसी को पावर छोड़ के जाने की जल्दी थी, इसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है बॉर्डर की, तो बांग्लादेश के अंदर ये जो यहाँ पे रहने वाले हिंदू थे वो माइग्रेट होके यहाँ जाना चालू कर देते हैं, और यहाँ के रहने वाले मुस्लिम जो थे वो माइग्रेट होके यहाँ जाना चालू कर देते हैं। ऐसे ही पंजाब की बात करें तो इस साइड लाखों सिख इधर माइग्रेट होना चालू कर देते हैं, ऐसे ही मुस्लिम जो थे वो इधर माइग्रेट होना चालू कर देते हैं। और इन दोनों एरिया में सबसे ज्यादा कम्युनल टेंशन थी पहले, तो इस पूरे माइग्रेशन में बहुत ज्यादा मारकाट हुई। कई जगहों पे लाइन लगी होती थी, एक दूसरे को लोग कहते थे कि मेरा घर मैं वहां पे छोड़ के आ रहा हूँ, तुम वहां पे जाके रह लेना। इस तरीके की हालात। अब ये माइग्रेशन ऐसा नहीं था कि गाड़ियां आई सबको बैठा के ले गई। इस माइग्रेशन में बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे दंगे स्टार्ट होते हैं, औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं, जबरदस्ती होती है, लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, ट्रेनों में लाशें भर के भेजी जाती थी, रातों रात लोगों को अपना घर छोड़ के भागना था और अपनी जान बचानी थी, और इसके बाद भी अपने अच्छे खासे घर छोड़ के उनको रिफ्यूजी कैंप में जाना था। लोगों में आपस में नफरत किस लेवल की थी इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि पार्टीशन हो चुका था, सोल्यूशन हो चुका था, अब किसी भी बात का कोई भी मतभेद नहीं था। उसके बाद भी 10 से 20 लाख लोग पार्टीशन होने के बाद, सॉल्यूशन मिलने के बाद भी काट दिए गए। आज भी अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार होगा या आपके जानने में कोई ऐसा होगा जो पार्टीशन के टाइम पे जो लोगों के बच्चे होंगे अभी, अगर आप उनसे बात करोगे तो बताएंगे कितना खतरनाक था। कई ऐसे केस भी थे जहां 20-20 साल होने के बाद भी लोग रोते थे कि मुझे मेरे घर बॉर्डर के उस पार भेज दो, मुझे घर वापस जाना है। और सबसे बड़ी बात, जिन्ना जो इस बंटवारे के लिए अड़े हुए थे, ये सब होने के बाद अगले ही साल उनको टीबी हो जाता है और उससे उनकी डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तब इंडिया का जो डोमिनियन स्टेटस था वो हट जाता है और इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। पाकिस्तान का जो डोमिनियन स्टेटस था वो 23 मार्च 1956 को हटा था और फिर पाकिस्तान भी पूरी तरीके से आजाद हो गया था। लेकिन आज की डेट तक लोग इस बंटवारे को भूले नहीं है, आज भी उनके दिल में जो उस टाइम पे हुआ था वो सारी चीजें रहती हैं। सर बताऊं, मुझसे ये वाली जो पार्टीशन की हिस्ट्री है सब है, मैं नहीं सुन सकती। मेरे को तो बहुत दुख होता है, गुस्सा आता है, ऐसी अजीब सी गंदी फीलिंग्स होती हैं कि आई कांट टॉलरेट इट। और कई बारी गुस्सा ब्रिटिशर्स पे कम, अपनों पे ज्यादा आता है कि तुमको रिलीजन के लिए तुम इतने हो गए थे। मतलब ये जिन्ना के बच्चे ने इतनी नफरत पैदा कर दी मुस्लिम्स के अंदर कि वो मिलजुल कर रहने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे घटिया, मतलब इतनी घटिया सोच कर दी। लंदन से आया और गंद फैला दिया देश के अंदर जो टुकड़े हुए। और सबसे बड़ी गलती कि भाई जो भी चीज़ें हो रही थी, डिसीजंस हो रहे थे, कांग्रेस को ज़्यादा स्टैंड लेना चाहिए था टू मेक श्योर कि चीज़ें बेटर होती। जैसे पार्टीशन हो रहा है, सब हो रहा है, उस टाइम पे ज़्यादा अपनी पावर दिखानी चाहिए थी। और इन लोगों के लड़ने मरने की वजह से जो है इंडिपेंडेंस डिले हो रही है, आज़ादी डिले हो रही है। और तुमको क्या लगता है भैया, हाँ, कि भाई जो ब्रिटिशर्स है वो क्या हमारा भला चाहेंगे? जो हमें राज करने के लिए आए थे, तो जब पार्टीशन हो रहा है, बल्कि उसने कोशिश भी की ब्रिटिशर्स ने कि ना हो पार्टीशन, हाँ वो भी कोशिश की उन्होंने, पर मानने को ही नहीं तैयार भैया। ना वहां पे जवाहरलाल नेहरू अपनी कोई बात में, और ना ये जिन्ना। और उसकी वजह से जो है ये बंटवारा हुआ है। उनको क्या लेना भैया? मैं तो सच्ची बात बोलूंगी, हम लोग ब्लेम करते रहते हैं ब्रिटिशर्स ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। अरे तुम कौन से बड़े, गलती तो अपनी है। अगर इकट्ठे रहते तो क्या हिम्मत होती बंटवारा करने की? पर जो बैठे हुए था जिन्ना का बच्चा, उसने जो मुसीबत खड़ी करी, इतना हेटरेड कर दिया कि हमने रहना ही नहीं, हमें अलग देश चाहिए। फिर उसके बाद कांग्रेस ने एक ये कर दिया कि भाई सेक्युलर कंट्री करेंगे। जब कंट्री बन रही है एक रिलीजन के बेसिस पे, तो क्यों फिर तुम एक अपनी कंट्री में, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि हमें अपनी चाहिए, तो फिर सबको भेजो ना। अब देखो अपने देश में भी अभी भी वही प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
अभी भी मिलजुल के नहीं रहा जा रहा। कितनी प्रॉब्लम, देश तरक्की करे कि हिंदू मुस्लिम ही देखता रहे। अगर सब चले गए होते, ठीक है तुम्हारा अपना कंट्री है, जो करना है करो वहां पे। यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो नहीं हो रहे होते दंगे, यहाँ पे भी वही होता रहता है। वहां से पाकिस्तान अपनी सोचों को डालता रहता है, यहाँ पे अपने हमारे देश के इंडियन मुस्लिम्स का दिमाग खराब करता है। बहुत ही गलत है। मतलब खून खोलता है सब देख के। तो स्टॉप ब्लेमिंग ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। हमें अपनी गलती भी महसूस होनी चाहिए कि हम लोग अपने देश में बहुत लोगों की डेथ हुई थी, ये बड़े दुख की बात है। और हम ही लोगों को पता है कि रॉयट से बचने के लिए क्या क्या किया गया था। मेरे फादर जो थे, मेरे 7 ईयर ओल्ड थे, उनको एग्जैक्टली याद है कि ट्रेन में क्या हुआ था, क्या क्या चल रहा था। तो किसी और दिन की बात है, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने लोगों की मतलब डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ पार्टीशन, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिना सोचे समझे ये सब ब्रेक कर दिया था। उनको क्या लेना भैया, और मेजर तुम्ही को अपना अकल चाहिए थे कि तुम खुद पार्टीशन। मोदी जी ने इसीलिए पार्टीशन डे को बोला था ब्लैक डे समथिंग, कि उस दिन इतने लोगों की जान गई थी। बिल्कुल ठीक बोला। देश का बंटवारा हो गया 14th को, तो वो तो है ही। और देखो भैया कि हमें वो इतनी नफरत पैदा कर दी कि मैंने पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हमें इंडिया के जैसा सेम डे नहीं करना। सोचो तो सही, क्या सोच लेके ऐसा देश बन, नफरत से बना हुआ देश है। ये क्वेश्चन बड़े सारे होते हैं। आप ये बताइए, कोई छोटा बच्चा है और जो रॉयट्स में है, तो उस छोटे बच्चे का क्या पता रहेगा क्या रिलीजन है? तो कैसे क्या करना पड़ा था उसके लिए भी उन्होंने कुछ किया था, जिससे किसी को देखते पता चल जाए कि ये बच्चा हिंदू है कि मुस्लिम है, जिससे इतना चांस तो होगा कि अगर आपका मॉब हिंदू है तो आप बच जाएंगे। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।